सोचें, गर्मियों की एक रात है। अचानक बिजली चली जाती है, पंखे रुक जाते हैं, एसी बंद हो जाते हैं, फैक्ट्रीज का काम रुक जाता है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर होती है और हॉस्पिटल्स जनरेटर्स पर चलने लगते हैं। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान में बिजली वाकई कम है या मसला कहीं और है? हर साल हम लोड शेडिंग, महंगी इलेक्ट्रिसिटी और सर्कुलर डेट की खबरें सुनते हैं, लेकिन क्या असल प्रॉब्लम बिजली की कमी है या सिस्टम की कमज़ोरी? आज के लेक्चर के एंड तक आप पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ चुके होंगे। एनर्जी क्राइसिस क्या है? सबसे पहले, एनर्जी क्राइसिस का मतलब सिर्फ लोड शेडिंग नहीं। एनर्जी क्राइसिस उस सूरत हाल को कहते हैं जब किसी मुल्क की एनर्जी की डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाए, या एनर्जी इतनी महंगी हो जाए कि इकॉनमी और अवाम दोनों मुतासिर हों। यानी मसला सिर्फ बिजली बनाना नहीं, बल्कि उसे पैदा करना, ट्रांसमिट करना और अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों तक पहुंचाना भी है। पाकिस्तान की एनर्जी स्टोरी। पाकिस्तान में एनर्जी का सफ़र आज़ादी के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ। जब पॉपुलेशन कम थी तो डिमांड भी कम थी, लेकिन वक्त के साथ पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज़ और सिटीज़ बढ़ते गए। बिजली की डिमांड तेज़ रफ्तारी से बढ़ी, मगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उस रफ्तार से डेवलप ना हो सका। नतीजा, आज हम एक क्रॉनिक एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान बिजली कहाँ से बनाता है? पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी मुख्तलिफ सोर्सेज से प्रोड्यूस करता है। हाइड्रो पावर, बिजली पानी से बनाना, ये रिलेटिवली सस्ती और क्लीन एनर्जी है, लेकिन इसका दारोमदार रेनफॉल और डैम्स पर होता है। थर्मल पावर, ऑयल, गैस और कोल से इलेक्ट्रिसिटी, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सोर्स रहा है, लेकिन इंपोर्टेड फ्यूल की वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड और कुछ हद तक बायोमास, ये फ्यूचर की एनर्जी मानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इसका हिस्सा मज़ीद बढ़ने की ज़रूरत है। न्यूक्लियर एनर्जी, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये स्टेबल सोर्स है, लेकिन इसका शेयर टोटल इलेक्ट्रिसिटी में मिक्स में लिमिटेड है। फिर क्राइसिस क्यों है? अगर पाकिस्तान इतने सोर्सेज रखता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जवाब सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई इंटरकनेक्टेड रीजंस हैं। नंबर 1, डिमांड सप्लाई गैप। हर साल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है। पॉपुलेशन, एयर कंडीशनर्स, इंडस्ट्रीज़, सबको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कई दफ़ा पीक डिमांड और अवेलेबल सप्लाई में फ़र्क आ जाता है। इसी वजह से लोड मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2, इम्पोर्टेड फ्यूल पर डिपेंडेंस। पाकिस्तान ऑयल एंड LNG का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, यानी ग्लोबल मार्केट का असर सीधा पाकिस्तानी कंज्यूमर तक पहुंचता है। नंबर 3, आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। कई ट्रांसमिशन लाइंस और ग्रिड सिस्टम्स पुराने हो चुके हैं। इस वजह से बिजली प्रोड्यूस होने के बावजूद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान लॉसेस होते हैं, यानी हर यूनिट जो जनरेट होती है वो पूरी की पूरी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचती। नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट। ये पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा चैलेंज है। इलीगल कनेक्शंस, मीटर टैंपरिंग और अनपेड बिल्स पावर कंपनीज को फिनेंशियल नुकसान पहुंचाते हैं, और आखिरकार ये बोझ भी सिस्टम पर ही आता है। नंबर 5, पुअर प्लानिंग। एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर प्लानिंग डिमांड के मुताबिक ना हो तो या तो शॉर्टेज होती है या अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए एनर्जी सेक्टर में पॉलिसी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर महीने जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो अक्सर लोग एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर बिजली का बिल इतना महंगा क्यों है? आखिर हमारे मुल्क में बिजली इतनी महंगी क्यों हो गई है? आखिर बिल इतना ज़्यादा क्यों आया है? क्या सिर्फ फ्यूल महंगा है या कहानी उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को समझने के लिए हमें 3 टर्म समझनी होंगी: सर्कुलर डेट, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs एंड कैपेसिटी पेमेंट्स। ये 3 कॉन्सेप्ट ही पाकिस्तान के एनर्जी डिबेट का मरकज़ है। सर्कुलर डेट होता क्या है? सबसे पहले सर्कुलर डेट को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचें, एक कस्टमर ने दुकानदार को पैसे नहीं दिए, दुकानदार सप्लायर को पैसे नहीं दे सका, सप्लायर फैक्ट्री को पेमेंट नहीं कर सकता और फैक्ट्री वर्कर्स की सैलरी भी डिले हो गई। यानी एक पेमेंट रुकने से पूरा चेन मुतासिर हो गया। एनर्जी सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही होता है। कंज्यूमर बिल्स पूरे पे नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को लॉस होता है, वो जनरेशन कंपनीज़ को पेमेंट नहीं कर पाती, और जनरेशन कंपनीज़ फ्यूल सप्लायर्स को पेमेंट नहीं कर पाती। इसी चेन को कहते हैं सर्कुलर डेट, यानी पैसे सिस्टम के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। सर्कुलर डेट बढ़ता क्यों है?
इसकी वजूहात हैं इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, इलीगल कनेक्शंस और पावर थेफ्ट, बिल्स रिकवरी की कमी, हर कंज्यूमर बिल टाइम पर पे नहीं करता, कुछ इंस्टीट्यूशंस के ड्यूज भी पेंडिंग रहते हैं, सब्सिडीज़, कभी गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी देती है, लेकिन अगर सब्सिडी की पेमेंट डिले हो तो फाइनेंशियल गैप क्रिएट होता है, टेक्निकल लॉसेस, पुरानी ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हिस्सा रास्ते में ही ज़ाया हो जाता है। आईपीपीज़ क्या हैं? अब आते हैं एक बहुत फेमस टर्म पर, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, आईपीपीज़ प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट्स के तहत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। उनका मकसद था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को इम्प्रूव करना। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं आईपीपीज़ ने पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने में अहम रोल अदा किया, लेकिन इनके कॉन्ट्रैक्ट्स पर वक्त के साथ बहुत डिबेट भी हुई। कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होती हैं? ये कॉन्सेप्ट अक्सर कंफ्यूजिंग लगता है। सिंपल एग्जांपल देखें, सोचें आप एक बस कंपनी हायर करते हैं। बस पूरा दिन रेडी खड़ी रहती है, चाहे पैसेंजर्स आएँ या ना आएँ, कंपनी को फिर भी पेमेंट मिलती है क्योंकि उसने अपनी सर्विस अवेलेबल रखी। इसी तरह कुछ पावर प्लांट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी अवेलेबल रखने के बदले में पेमेंट मिलती है। इन पेमेंट्स को कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स, यानी कभी कभी पेमेंट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने की नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए तैयार रहने की भी होती है। इसी इशू पर पाकिस्तान में बहुत पब्लिक डिबेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इतने महंगे क्यों हैं? अब असल सवाल, बिल क्यों बढ़ता जा रहा है? इसके कई रीज़न्स हैं। इम्पोर्टेड फ्यूल, रुपी डेप्रिसिएशन, डॉलर महंगा हो रहा है तो इम्पोर्टेड फ्यूल भी महंगा हो रहा है, कैपेसिटी पेमेंट्स, सिस्टम के फिक्स्ड कॉस्ट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स, एनर्जी क्राइसिस का इकोनॉमी पर असर। अब देखते हैं ये क्राइसिस मुल्क को किस तरह मुतासिर कर रहा है। इंडस्ट्रीज़, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट्स की कम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है, एग्रीकल्चर, ट्यूब वेल्स और इरीगेशन की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, फार्मर्स मुतासिर होते हैं, इन्फ्लेशन, इलेक्ट्रिसिटी महंगी तो फैक्ट्रीज़ की कॉस्ट भी बढ़ती है और आखिरकार रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। इन्वेस्टमेंट, जब एनर्जी रिलायबल ना हो तो इन्वेस्टर्स भी एहतियात से फैसले करते हैं। स्टेबल एनर्जी सप्लाई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है, कैन पाकिस्तान सॉल्व द एनर्जी क्राइसिस? हर क्राइसिस के साथ एक सवाल ज़रूर होता है, अब आगे क्या? क्या पाकिस्तान हमेशा महंगी बिजली, लोड शेडिंग और सर्कुलर डेट के साथ ही रहेगा या इस क्राइसिस का कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन भी है? ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट्स का सवाल नहीं, हर घर, हर स्टूडेंट, हर बिजनेस और हर पॉलिसी मेकर का सवाल है। आज हम सोल्यूशंस की बात करेंगे। क्या पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सकता है? शॉर्ट आंसर, जी हाँ, लेकिन इसके लिए टेम्परेरी रिलीफ नहीं, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एनर्जी क्राइसिस किसी एक वजह से पैदा नहीं हुआ, इसलिए इसका सल्यूशन भी एक नहीं हो सकता। नंबर 1, रिन्यूएबल एनर्जी द फ्यूचर। दुनिया तेज़ रफ्तारी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। पाकिस्तान के पास भी बहुत पोटेंशियल है। सोलर एनर्जी, पाकिस्तान को साल भर बहुत ज़्यादा धूप मिलती है। सोलर पैनल्स फ्यूल इंपोर्ट कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को लॉन्ग टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, रूरल एरियाज़ तक एनर्जी पहुंचा सकते हैं। विंड एनर्जी, सिंध और बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज़ विंड एनर्जी के लिए सूटेबल हैं। ये क्लीन भी है और सस्टेनेबल भी। हाइड्रो पावर, पाकिस्तान के रिवर्स हाइड्रो पावर के लिए एक बड़ा रिसोर्स है। अगर डैम्स और हाइडल प्रोजेक्ट्स बेहतर प्लानिंग के साथ डेवलप हों तो अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। नंबर 2, ट्रांसमिशन सिस्टम को मॉडर्न बनाना। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाना काफ़ी नहीं, उसे एफिशिएंटली कंज्यूमर तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान को स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ट्रांसमिशन लाइंस, डिजिटल मीटरिंग पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, इससे टेक्निकल लॉसेस कम होंगे। नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को कंट्रोल करना। हर साल पावर थेफ्ट की वजह से सेक्टर को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए स्मार्ट मीटर्स, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, बेटर मॉनिटरिंग, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हर चोरी की हुई यूनिट आखिरकार ऑनेस्ट कंज्यूमर्स के बिल को भी मुतासिर करता है। नंबर 4, एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई करना। अगर पाकिस्तान सिर्फ इंपोर्टेड ऑयल और गैसेस पर डिपेंड करेगा तो इंटरनेशनल मार्केट का हर झटका हमें अफेक्ट करेगा। इसीलिए बैलेंस्ड एनर्जी मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्ग मिक्स में शामिल होना चाहिए हाइड्रो पावर, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस,
यानी एक सोर्स पर ओवर डिपेंडेंस कम करनी होगी। नंबर 5, एनर्जी कंजर्वेशन। कभी कभी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो वेस्ट ही ना हो। एनर्जी कंजर्वेशन भी सोल्यूशन का अहम हिस्सा है, जिससे एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, एलईडी बल्ब्स, बेटर इंसुलेशन, रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिसिटी यूज़, अगर डिमांड एफिशिएंटली मैनेज हो तो प्रेशर भी कम होता है। नंबर 6, पॉलिसी स्टेबिलिटी। एनर्जी प्रोजेक्ट्स 20 या 30 साल के लिए प्लान किए जाते हैं। अगर पॉलिसीज़ बार बार बदलें तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब CSS एनालिसिस देखते हैं। पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, सर्कुलर डेट रिडक्शन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस, सोलर एंड विंड एक्सपेंशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, कार्बन इमिशन रिडक्शन, एनर्जी एफिशिएंसी। पाकिस्तान को भी इन ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अलाइन होना होगा। पॉलिसी रिकमेंडेशंस, अगर CSS एग्जामिनर रिकमेंडेशंस पूछे तो ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स, modernize transmission and distribution systems, control electricity theft and improve bill recovery, reform the power sector through transparency and better governance, promote energy conservation and public awareness, encourage private investment under fair and sustainable policies. अब CSS के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 1, एनालाइज द मेजर कॉजेज ऑफ पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस। नंबर 2, what is circular debt? Discuss its impact on Pakistan's economy. Number 3, critically evaluate the role of IPPs in Pakistan's energy sector. Number 4, how can Pakistan achieve energy security? Suggest practical policy measures. Number 5, discuss the importance of renewable energy for Pakistan's sustainable development. पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस सिर्फ बिजली का मसला नहीं बल्कि इकोनॉमिक प्लानिंग, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और नेशनल डेवलपमेंट का भी इम्तहान है। और याद रखें, जिस मुल्क के पास सस्ती, मुस्तहकम और सस्टेनेबल एनर्जी होती है उसकी फैक्ट्रीज चलती हैं, उसकी इकोनॉमी बढ़ती है और उसके लोगों का मुस्तकबिल भी रोशन होता है। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता सिर्फ नए पावर प्लांट से नहीं बल्कि बेहतर पॉलिसीज़, क्लीन एनर्जी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस से गुजरता है।